मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. लास्ट क्लास में वेट कर लेते हैं, काफी कम लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया। बहुत गंदा समूह चला देते हैं। ओके, ये जो स्टेबलाइजेशन हमने यहाँ पे बताया था, इसमें किसी को कोई डाउट है कि कैसे टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से आईसी में जो इंक्रीमेंट, कलेक्टर करंट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसको सर्किट के जो कनेक्शन है उसमें जो उसकी कनेक्शन की वजह से जो आईबी और आईसी में एक रिलेशन मिल रहा है, उसकी वजह से कैसे आईसी खुद ब खुद डिक्रीज हो जा रही है। ये बात सभी को समझ में आई थी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे सिंपली हमने डिस्कस ये किया था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो तुम्हारा जो आईसीओ करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो तुम्हारी इंक्रीज होगी। अब जब ये इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से आईसी इंक्रीज होगी, कलेक्टर करंट इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होगी। ठीक, जब कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो इक्वेशन हमने सर्किट से फाइंड आउट की थी, आईबी और आईसी में जो रिलेशन फाइंड आउट किया था सर्किट के थ्रू, वो क्या कह रहा था कि अगर आईसी इंक्रीज करेगा तो ये पूरा पार्ट जो है, ये टर्म जो पूरा है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसकी वजह से आईबी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और जब आईबी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो हमें पता है आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी होता है। मतलब जब विद इन बीजेटी हम देख रहे होंगे आईसी और आईबी में रिलेशन, तो हमें पता है कि आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी होगा, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो कलेक्टर करंट है वो डिक्रीज होगी। तो कहीं पे भी जब कलेक्टर करंट का इंक्रीमेंट उसी को डिक्रीज कर रहा है, मीनिंग कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही है और खुद उसका ही इंक्रीमेंट कलेक्टर करंट को ही इनडायरेक्ट वे में डिक्रीज कर रहा है, तो वो जो मेथड हो गया कि हाँ कलेक्टर करंट खुद इंक्रीज हो रही है और खुद ही अपने आप को डिक्रीज कर रही है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन मेथड। ठीक, और जो जो सर्किट इस मेथड को फॉलो करेंगे उनमें से ये कलेक्टर टू बेस बायसिंग सर्किट एक है जो स्टेबलाइजेशन मेथड को फॉलो करता है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने इस सर्किट का हमने सिंपली स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट किया। वो हमें कुछ ये मिला, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आरसी अपॉन आरसी प्लस आरबी। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है, कलेक्टर में जो हमने आरसी रेजिस्टेंस लगाया है, इस रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू बढ़ाएं तो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर डिक्रीज होगा, या अगर हम ये जो आरबी है बेस रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू डिक्रीज करें तो भी हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर डिक्रीज होगा। ये कुछ ए बाई बी बाई सी का फॉर्म बना हुआ है, ठीक है ना। तो दैट इज वाई हम जब हम अपना सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं तो आरसी और आरबी की वैल्यू, बेस रेजिस्टेंस हम लोएस्ट पॉसिबल लेते हैं एंड
जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो हम हाईएस्ट पॉसिबल लेते हैं कि जितना हाईएस्ट हम ले सके उतना हम ले, मतलब हमारी सर्किट की स्टेबिलिटी और बाकी चीजें ना अफेक्ट हो, उसके हिसाब से हम हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कलेक्टर टू बेस सर्किट में मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो आरसी है, इसी आरसी को, क्योंकि कॉमन अमीटर जब कॉन्फ़िगरेशन में जब बीजेटी को हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, जो आउटपुट लेते हैं वो हम कलेक्टर और अमीटर के बीच में लेते हैं। ठीक, तो जो हम आउटपुट ले रहे होंगे यहाँ पे, जो हम आउटपुट ले रहे होंगे बेसिकली, वो आउटपुट इसी कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं। ठीक है, कलेक्टर टर्मिनल से ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसी रेजिस्टेंस को हम लोड रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट करते हैं। और यहाँ जो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है, वो तुम्हारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। और ये हमारे लिए काफी खराब चीज है, मीनिंग हम कभी भी किसी सर्किट की कोई भी पैरामीटर को नहीं चाहते कि वो पैरामीटर हमारे लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो। रीजन ये कि देखो, लोड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस हुआ जहां पे तुम आउटपुट ले रहे हो, ठीक, और वो भी वही रेजिस्टेंस है, मतलब जहां से तुम आउटपुट ले रहे हो, मे भी हो सकता है कि ये जो हमने सर्किट ड्रॉ किया है, ये सर्किट किसी एक बड़े सर्किट का एक छोटा पार्ट हो, मीनिंग इसका जो आउटपुट हो वो किसी फर्दर आगे किसी जगह का इनपुट हो, किसी चीज का ये आउटपुट किसी और सर्किट का इन एज ए इनपुट काम कर रहा हो। तो मीनिंग इस सर्किट और किसी और सर्किट को लेट्स से हमने मे बी हमने कनेक्ट कर रखा होगा। तो दो सर्किट को जब आपस में हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, कैस्केड यानी सीरीज फॉर्म में जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट की तरह काम करे कुछ इस तरीके से, मीनिंग ये तुम्हारा सर्किट 1 है लेट्स से, और इसका जो आउटपुट है वो हमने सर्किट 2 में ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ये फर्स्ट सर्किट है और ये सेकंड सर्किट है। तो इसका आउटपुट फर्स्ट का आउटपुट सेकंड का इनपुट की तरह काम कर रहा है। ठीक, लेट्स से फर्स्ट वाला जो सर्किट है मेरा ये वाला सर्किट है, और सेकंड सर्किट कोई भी दूसरा सर्किट हो सकता है। ठीक, तो अब जब हमें 1 और 2 सर्किट को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि दोनों के रेजिस्टेंस जो है, इसका फर्स्ट वाले का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है और सेकंड वाले का जो इनपुट रेजिस्टेंस है, वो आपके मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो मैचिंग जो होगी, अगर मैचिंग प्रॉपर नहीं होगी तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन और सिग्नल का लॉस होने लगेगा। तो उसके लिए हमें हो सकता है कभी कभी लोड रेजिस्टेंस को वेरी कराना पड़ रहा हो। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस भी आउटपुट रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, या सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है हमारा इस लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। तो क्योंकि हमें लोड रेजिस्टेंस को टाइम टू टाइम सर्किट के अकॉर्डिंग, किस सर्किट में कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग वेरी कराना पड़ सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाई हम नहीं चाहते कि सर्किट का कोई भी पैरामीटर उस रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो, मतलब लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो। तो ये एक बड़ी ड्रॉबैक थी तुम्हारे कलेक्टर टू बेस बायसिंग सर्किट की। ठीक, दूसरी ड्रॉबैक क्या थी कि यहाँ पे जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम जब हमने इस बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर बायसिंग कर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एसी इनपुट प्रोवाइड करेंगे और उसका एम्पलीफिकेशन करेंगे। बेसिकली हमने सर्किट डिजाइन इसीलिए किया है। और जो इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे वो बेस और अमीटर के बीच में करेंगे, और इसी तरह से जो आउटपुट लेंगे वो कलेक्टर और अमीटर के बीच में लेंगे। ठीक है, तो अब जब तुमने बेस से इनपुट दिया और यहां से आउटपुट लिया, तो अब ये ध्यान से देखो, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है आरबी रेजिस्टेंस, ये क्या कर रहा है, आउटपुट और इनपुट के बीच में एक फीडबैक क्रिएट कर रहा है। एक आउटपुट और इनपुट के बीच में एक फीडबैक क्रिएट कर रहा है। फीडबैक मीनिंग, अगर जो लोग नहीं जान रहे हैं वो इस तरह समझते हैं कि हाँ, जब हमें किसी सर्किट से, किसी एक नॉर्मल सर्किट से हम कुछ आउटपुट ले रहे हैं, और उस आउटपुट को हम यूजिंग अ कनेक्शन, हम क्या कर रहे हैं, उस आउटपुट को चेक कर रहे हैं कि हाँ वो डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, फीडबैक का मेन वर्क क्या है कि हाँ, हम जो आउटपुट है उसको टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं कि हाँ जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल ये देख सकते हो, जैसे तुम्हारा जो घर में एसी है, ठीक है, घर में जो एसी है तुम्हारे, वो तुम्हारे फीडबैक सिस्टम पे ही चलता है। ठीक, वो क्या करता है, जब तुम्हारा तुमने लेट्स से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट कर दिया कि हाँ इस टेम्परेचर पे रूम का टेम्परेचर रहना चाहिए, लेट्स से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुमने सेट कर दिया। ठीक, तो अब क्या हो रहा है कि एसी रूम के टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, और जब तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना रहता है तब तक वो कंप्रेसर को ऑफ रखता है, और जैसे ही वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन होता है, वो क्या करता है, चेक करता है, हाँ उसको पता चलता है कि हाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया टेम्परेचर, वो कंप्रेसर को ऑन कर देता है, और इस तरीके से तुम्हारा टेम्परेचर को वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेंटेन रखता है। यहाँ हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रूम टेम्परेचर को सेट करके रखना है। तो और एसी क्या कर रहा है, बार बार फीडबैक ले रहा है रूम सेंस करके, सेंसर्स के थ्रू बार बार फीडबैक ले रहा है कि हाँ वो रूम टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट है कि नहीं सेट है। ठीक, तो ये जो फीडबैक होता है, ये बेसिकली एक तो नेगेटिव फीडबैक हो सकता है और एक पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है। ठीक, तो यहाँ जो ये रेजिस्टेंस है, आरबी रेजिस्टेंस, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में एक नेगेटिव फीडबैक बनाता है। ठीक है, ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक नेगेटिव फीडबैक बनाता है, और नेगेटिव फीडबैक हमेशा सर्किट का गेन जो होता है उसको डिक्रीज करता है। ये कैसे, ये अभी आगे पढ़ोगे, जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे या ऑसिलेटर्स पढ़ोगे एनालॉग सर्किट में, तो वहां पे देखोगे कैसे गेन डिक्रीज होता है। लेकिन अभी के लिए जान लो कि हाँ नेगेटिव फीडबैक जो है वो तुम्हारे सर्किट का गेन को डिक्रीज करता है, और गेन डिक्रीज कर रहा है मीनिंग एक एम्पलीफायर जिसका मेन काम ही यही है कि जित इनपुट को एम्पलीफाई करके आउटपुट दे, मीनिंग हाईएस्ट गेन प्रोवाइड करे उसको, और उसी गेन को अगर रिड्यूस कर रहा है, गेन ही उसका रिड्यूस हो जा रहा है, दैट मीन्स ये हमारे लिए एक अच्छी बड़ी ड्रॉबैक है। ठीक, तो कलेक्टर टू बेस सर्किट की हमें दो दो ड्रॉबैक याद रखनी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने नेक्स्ट सर्किट को ऑप्ट किया। तो पहली ड्रॉबैक क्या है कि इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो तुम्हारा आरसी रेजिस्टेंस पे या लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। आरसी जो है वो तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस पे बेसिकली डिपेंडेंट है, एक ये बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि जो बेस रेजिस्टेंस है आरबी, वो क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक क्रिएट कर रहा है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन वी नॉट अपॉन वी आई जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये दो ड्रॉबैक की वजह से हम बेसिकली जो थर्ड सर्किट है, सेल्फ बायस सर्किट, उसको बेसिकली ऑप्ट करेंगे कि हाँ ठीक। और इसका जो मेन एडवांटेज था, वो एडवांटेज क्या था कि इसकी हाँ जो स्टेबिलिटी थी, जो कलेक्टर करंट को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड बायस सर्किट, ये ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था कलेक्टर करंट को। वहां फिक्स्ड बायस सर्किट में तो कलेक्टर करंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का कोई सिस्टम ही नहीं था ना, वहां तो केवल हम किसी तरह से उसको एक्टिव रीजन में ले आते थे, और बाकी ठीक है उसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर था वो 1+β आया था, काफी हाईएस्ट हायर था। नेक्स्ट जो तुम्हारे पास सर्किट है वो तुम्हारा है सेल्फ बायस सर्किट या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट था, इसमें हमने देखो एक्स्ट्रा क्या किया, तो फिक्स्ड बायस सर्किट हमने देखा था, तो फिक्स्ड बायस सर्किट में हमने सिंपली इस पार्ट ये रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे ये आर ई जो अमीटर रेजिस्टेंस है ये, एंड ये R2, ये दो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के हमने सेल्फ बायस सर्किट को डिजाइन किया है। ये एक सर्किट लगा के, एंड यहाँ पे एक अमीटर रेजिस्टेंस लगा के हमने
हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट डिजाइन किया। ठीक, अब जब ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट डिजाइन हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे करंट्स कौन कौन सी फ्लो हो रही है, तो ये हमारी मीटर करंट फ्लो हो रही है। ठीक, देखो इस टर्मिनल वोल्टेज की बात, ये इस पॉइंट का वोल्टेज है, इस जो पर्टिकुलर पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं लिखा है, ये जो वीई लिखा है ये इस टर्मिनल का वोल्टेज है, अमीटर टर्मिनल का ये बेसिकली वोल्टेज है। इसी तरह से यहाँ पे जो VC लिखा है ये बेसिकली क्या है, इस कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज है। और तभी अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस करके ये वोल्टेज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VE, और उसी को हम VCE लिख देते हैं। किसके बराबर होता है, VC माइनस VE के बराबर, करेक्ट। और सिमिलरली इस टर्मिनल का, जो बेस टर्मिनल है इसका जो वोल्टेज है ये क्या है, VB, इस वोल्टेज को हमने क्या कहा, VB। अब अगर हमें सबसे पहले ये देखना है कि हाँ ये सर्किट एक्टिव रीजन में काम करेगा, करने के लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बेस वोल्टेज, अमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर वोल्टेज, इनमें प्रॉपर एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा जो VB है वो ग्रेटर देन रहे VE के अमीटर वोल्टेज से, एंड जो बेस वोल्टेज है वो तुम्हारा कलेक्टर वोल्टेज से कम रहे, तभी ये तुम्हारा कलेक्टर बेस जंक्शन तुम्हारा रिवर्स बायस रहेगा और बेस अमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा। इसके लिए हम सबसे पहला अजम्पशन जो लेते हैं, ठीक है, या ये कहें कि हम सर्किट ही कुछ इसी तरह से डिजाइन करते हैं कि जो ये आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये रेजिस्टेंस R1 से जैसे ये आई करंट आ रही है, ठीक, वो आई करंट इस IB से बहुत ज्यादा है, जो आई करंट है ये IB से बहुत ज्यादा है। ठीक, ये सिंपल सी चीज है कि जो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही होगी वो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगी, कि जैसा रेजिस्टेंस उसी हिसाब से ये करंट ड्रॉ कर रहा होगा इस VCC से। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे कि हाँ हमारी जो आई करंट है वो हाईएस्ट रहे, वो इन कंपैरिजन टू IB काफी ज्यादा रहे। ठीक, अब ये करंट इधर आई दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक इधर बेस में चली गई और दूसरी इधर नीचे R2 में आई, तो यहाँ जो करंट पहुंचेगी वो क्या होगी, I माइनस IB, यहाँ जो करंट पहुंचेगी वो I माइनस IB पहुंचेगी। अब जरा अज्यूम करो कि ये जो I है वो 100 एम्पियर है और ये जो IB है वो लेट्स से 1 माइक्रो एम्पियर, वो हमने कहा 1 माइक्रो एम्पियर है, तो I माइनस IB ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होगी 100 एम्पियर के। अगर 100 एम्पियर से माइनस करोगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर के, तो ऑलमोस्ट आंसर तो 100 एम्पियर ही आएगा ना, बहुत माइन्यूट चेंज होगा इसमें। तो अगर हम इसको, तो हम ये कह रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू आई है, तो उस टाइम पे ध्यान से देखें तो R1 रेजिस्टेंस में भी आई करंट फ्लो हो रही है, I2 रेजिस्टेंस में भी आई करंट फ्लो हो रही है, I1 सॉरी R1 और R2 में दोनों जगह पे सेम करंट फ्लो हो रही है, और उस सेम करंट को देखते हुए हम ये मान लेते हैं कि R1 और R2 ये दोनों सीरीज में है, मीनिंग एक तरह से हमने अजम्पशन क्या किया है कि ये IB करंट इतनी नेग्लेजिबल है कि इस यहाँ पे इस वायर के कनेक्ट होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये वायर एक तरह से हमने ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर लिया है। क्यों, क्योंकि जब IB को हमने नेग्लेजिबल मान लिया, उसके उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं मानी, जब IB नहीं है तो मीनिंग इस वायर के को हमने ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर लिया और कहा है कि R1 और R2 क्या है, सीरीज में। ठीक, ये हमने बेसिकली किया किस लिए, ताकि हम इस R2, ये जो R2 रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है उस वोल्टेज ड्रॉप को हम कैलकुलेट कर सके। ठीक, वो वोल्टेज ड्रॉप हमें कैलकुलेट क्यों करना है, क्योंकि देखो ये हमें VB वोल्टेज चाहिए, इस टर्मिनल का, बेस टर्मिनल का हमें वोल्टेज चाहिए, और वो जो VB वोल्टेज होगा वो इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज होगा, वैसे इसको हम बोलते हैं VG। ठीक, तो VB और VG के बीच में जो ये VB
माइनस वीजी जो होगा वो बेसिकली वीबी के बराबर होगा, और वही वोल्टेज इस R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो अगर हम इस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर ले तो हमें बेस वोल्टेज मिल जाएगा, बेस टर्मिनल का वोल्टेज। ठीक, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने इन दोनों को सीरीज में बताया। आफ्टर दैट हमने वोल्टेज डिवाइडर लगाया, वोल्टेज डिवीजन का रूल लगाया। ठीक है, अभी के हम ये आई करंट बता देते हैं। जब हम वोल्टेज डिवीजन लगाते हैं तो वोल्टेज डिवीजन कैसे लगाते हैं? दो सर्किट अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में है और उनके अक्रॉस एक साइड पे वीसीसी लगा है, दूसरी साइड पे ग्राउंड लगा है, तो उस टाइम पे मेन सप्लाई, अगर हमें R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है वो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मेन सप्लाई डिवाइड बाय R1 एंड R1 प्लस R2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में करंट तो सेम होती है, वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहां से हमने VR2 यानी R2 के अक्रॉस ये वोल्टेज प्लस और ये VR2, ये वोल्टेज हमने बेसिकली फाइंड आउट कर लिया। और ये जो वोल्टेज होगा ये तुम्हारा बेस वोल्टेज यानी बेस टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ग्राउंडेड है, तो VB माइनस जीरो, तो ये VB के बराबर होगा। ठीक, हमें बेस टर्मिनल का वोल्टेज मिल गया। नेक्स्ट हमें इस अमीटर टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, VE फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां से हमें VE फाइंड आउट करना है। अब ये VE फाइंड आउट करने के लिए ये जो RE रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ये जो RE रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना। तो RE के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? RE इंटू IE। Now, अब अगर हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस टर्मिनल वाइज अगर हम वोल्टेज देखें तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकलता है? तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप टर्मिनल वाइज देखें तो क्या होगा? इस टर्मिनल का वोल्टेज, जैसे ये भी VG है, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, तो VG माइनस VE, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लिख सकते हैं VG माइनस VE, और वो किसके बराबर होगा? IE इंटू RE के। ठीक, यहाँ पे IE की अगर ये वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? RE इंटू माइनस IB माइनस IC। अब ये जो VG है ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। ठीक, तो ये जब जीरो के बराबर है तो माइनस VE इज इक्वल टू RE, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस RE इंटू IB प्लस IC। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, VG इज इक्वल टू जीरो है, VG इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो माइनस VE इज इक्वल टू दिस। तो वहां से क्या आ जाएगा? अमीटर वोल्टेज हमें क्या मिल जाएगा? IB प्लस IC इंटू RE। तो अब बस हमें करना क्या है कि ये R1, R2 और RE इनकी वैल्यूज कुछ इस तरह से सेलेक्ट करनी है कि हमारा जो VB हो वो ग्रेटर देन आए VE के। क्यों? क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है और NPN ट्रांजिस्टर में बेस वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए अमीटर वोल्टेज से। अगर आपको बेस अमीटर बेस जो जंक्शन है उसको अगर आपको फॉरवर्ड बायस करना है। यहाँ से ये तो हमें दिख गया कि हाँ हम बेस और अमीटर के वोल्टेज को अगर हम प्रॉपर्ली सेलेक्ट करें, मीनिंग R1, R2 और RE अमीटर रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम प्रॉपर्ली सेलेक्ट करें तो वहां से ये कंडीशन हम फुलफिल करा सकते हैं। और ये कंडीशन फुलफिल हो गई, मीनिंग तुम्हारा अमीटर बेस जंक्शन तुम्हारा क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया बाय प्रॉपर सेलेक्ट। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है
कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ देखना है तो उसके लिए हम कलेक्टर वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं ना। ये तुम्हारा कलेक्टर वोल्टेज है VC। यहाँ पे जो VC है ये तुम्हारा कलेक्टर वोल्टेज है ना। अब उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये देखो, इस RC रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों टर्मिनल पे अगर वोल्टेज देखें तो एक टर्मिनल पे है वोल्टेज VCC, दूसरे टर्मिनल पे है वोल्टेज VC। करंट की डायरेक्शन ये है तो प्लस माइनस, ये क्या है VCC माइनस VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RC इंटू जो इसमें करंट फ्लो हो रही है तो IC इंटू RC। यहां से VC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VCC माइनस ICRC। वही यहाँ पर हमने लिखा है VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICR ना। यहाँ पर भी अगर RC को प्रॉपरली हम सेलेक्ट करें, अगर RC को हम प्रॉपरली सेलेक्ट करें तो जो अमीटर बेस जंक्शन है, सॉरी कलेक्टर बेस जंक्शन है, उसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करा सकते हैं। उसको हम बेसिकली कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करा सकते हैं और इस तरीके से तुम्हारा जो बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। ओके, इतनी चीजों में किसी को कोई डाउट कि किस तरीके से सेल्फ बायस सर्किट तुम्हारा एक्टिव रीजन में काम कर रहा है? Okay, तो नेक्स्ट हम इसका स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फिर वही तरीका, पहले IB की इक्वेशन फाइंड आउट करो, फिर वहां से डेवर IB अपॉन डेवर IC निकाल लो, फिर उसको S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेवर IB अपॉन डेवर IC में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो अब इस इक्वेशन से तक जाने के लिए IB को फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने जो सर्किट हमने बनाया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। उसको मॉडिफाई करने के लिए हम थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। अब पहले हमको ये बताओ कि ये थेवेनिन इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? अगर हमें किसी सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो जिस रेजिस्टेंस के अराउंड हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं और फिर वहाँ से VOC निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर RTH निकालते हैं उसी ओपन सर्किट के अराउंड, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बन जाता है। ठीक है ना। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो सर्किट का ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इतने पार्ट का हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, इस पार्ट का हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है और थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते टाइम पे जो हमें रेफरेंस लेना है कि किसके अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, वो एक ये टर्मिनल है और दूसरा ये ग्राउंड टर्मिनल, मीनिंग टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2।
इन दोनों टर्मिनल के बीच में बस ये अज्यूम कर लो कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुम्हें बेसिकली इस पूरे सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है ना। अब अगर हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहला काम क्या है कि भाई ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। ठीक, अब अगर हम इसको सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, अभी हमने केवल सिंपली वीसीसी को दोनों को अलग अलग लिख लिया था। ठीक, अभी हमने कोई मॉडिफिकेशन खास नहीं किया था। यहाँ पे देखो एक ही टर्मिनल पे ये दोनों कनेक्टेड थे, हमने इसी चीज को दो जगह पे दिखा दिया। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि दो अलग अलग बैटरीज हमने यहाँ पे लगाई होंगी, नहीं, एक ही बैटरी लगी, बस हमने सिंपली सर्किट में शो करने के लिए दोनों को वायर्स को अलग अलग करके दोनों टर्मिनल पे हमने अलग अलग वीसीसी शो कर दिए। ठीक, ताकि हम सर्किट को प्रॉपर्ली थोड़ा सा सॉल्व कर सकें। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करेंगे, इस रेजिस्टेंस को अगर हम इस तरह से करें, ये मेरा वीसीसी है, ये मेरा R। ध्यान से देखो, अभी तक ये कैसे लगा हुआ था, यहाँ जाके R1 था, उसके बाद बैटरी लगी हुई थी और वो बैटरी ग्राउंड थी। ये अभी तक ये ऐसे लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे वीसीसी लगी हुई थी, हमने सिंपली क्या किया, इस पूरे को पकड़ के उठा के इधर लेके आए हैं, ग्राउंड को यहाँ से दिखा दिया है, और ये वीसीसी जो अभी तक केवल टर्मिनल वोल्टेज दिखा रहे थे, हमने पूरी प्रॉपर बैटरी लगा दी है, R1 कनेक्ट करके इधर ये वायर को पकड़ के हम ऐसे घुमा के इधर ले आए। ठीक, इतना काम हमने किया है इसको मॉडिफाई करने के लिए। अब हमें जो पहला काम करना है, ये इस टर्मिनल के अक्रॉस, यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, यानी R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, वो वोल्टेज फाइंड आउट। ठीक है, मीनिंग हमने अज्यूम कर रखा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हमने ओपन सर्किट कर दिया है। ठीक, और इस ओपन सर्किट, ये दो टर्मिनल के बीच में हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो क्या हम फाइंड आउट कर पाएंगे?